नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है सेक्युलरों के दबाव में दिल्ली दंगों पर किताब क्यों रुकी। इसे 71% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे, यानी आप। तारीखें गवाह है कि किस तरह शाहीन बाग की चिंगारी से दिल्ली में आग लगाई गई, मगर खुद को सेक्युलर कहने वाला खेमा शाहीन बाग पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिशों में जुटा रहा। और अब जब दिल्ली दंगों पर किताब लाने की तैयारी शुरू हुई तो उस पर भी अड़ंगा। दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नाम की किताब के विमोचन से ठीक थोड़ी देर पहले पब्लिशर ब्लूम्सबेरी इंडिया ने कहा कि हम किताब नहीं छाप सकते। अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशर कंपनी ब्लूम्सबेरी इंडिया का यह भी कहना है कि हमारी कंपनी अभिव्यक्ति की आजादी की पक्की हिमायती है। आपको बता दें कि इससे पहले ब्लूम्सबेरी इंडिया ने शाहीन बाग को ग्लोरीफाई करते हुए, शाहीन बाग को महान आंदोलन बताते हुए एक किताब भी प्रकाशित की। तो सवाल यही है कि क्या राज है जिस पर पर्दादारी की कोशिश है, क्योंकि दिल्ली रॉयट्स 2020 अनटोल्ड स्टोरी इस बात का खुलासा करती है कि किस तरह से सीएए विरोध की आड़ में देश को दंगे में झोंकने की साजिश रची गई। क्या है इन लोगों का पीएफआई और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कनेक्शन, इसका खुलासा किताब करती है। इसी पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या है इस किताब के अंदर और क्या है पूरा विवाद। क्या दिल्ली दंगों का सच सामने आने से डरा शाहीन बाग गए? किससे घबराकर किताब छापने से किया ब्लूम्सबेरी इंडिया ने इनकार? दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, यही वो किताब है जिसे 3 महिला लेखक मोनिका अरोड़ा, प्रेरणा मल्होत्रा और सोनाली चितकर ने अपने ग्राउंड रिसर्च के आधार पर लिखा है। मगर दिल्ली दंगों का सच उजागर करती ये किताब बाजार में दस्तक देती इसे छापने वाले पब्लिशर ब्लूम्सबेरी इंडिया ने ऐन वक्त पर हाथ खड़े कर दिए, जबकि इसी पब्लिशर ने किताब की 100 कॉपी राइटर को पहले ही भेजी थी। 22 अगस्त को किताब का वर्चुअल विमोचन रखा गया था। इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव शामिल हुए थे। कार्यक्रम शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले ही पब्लिशर ने किताब न छापने की बात कह डाली। उन्होंने एन लॉन्च से आधा घंटा पहले हमसे विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा ये किताब से हम विड्रॉ करते हैं। मैंने कहा विड्रॉ करते हैं मतलब क्या? आपकी किताब है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपके लीगल डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है, इसको स्क्रूटनाइज किया, मेरे पास मेल्स हैं, आपने पब्लिश किया है, 100 कॉपीज हमें दी हैं, आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो? कहते मैम बहुत प्रेशर है ब्लूम्सबेरी यूके का हमारे ऊपर, पता नहीं ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने आगे वो प्रेशराइज कर दिया है। किताब में पीएफआई और एंटी सीए प्रोटेस्ट कनेक्शन पर दावा किया गया है कि दिल्ली दंगे अचानक शुरू नहीं हुए, बल्कि दंगों की प्लानिंग की गई थी। इसमें 15 दिसंबर से पहले दिल्ली के जामिया इलाके में पीएफआई सदस्यों की मूवमेंट और उसके बाद हिंसक गतिविधियों का भी जिक्र है। साथ ही दिल्ली में शाहीन बाग के तर्ज पर जगह जगह प्रदर्शन और वहां हिंसा पर खुलासे का दावा किया गया। तो दिल्ली को जलाने वाले गैंग को हकीकत का आईना भी दिखाया गया है। खास बात यह भी है कि दिल्ली रॉयट्स 2020 से पहले यही पब्लिशर शाहीन बाग पर भी किताब छाप चुका है, जिस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लगता है सेकुलर गैंग किसी एजेंडे के तहत इस किताब को बाजार में आने नहीं देना चाहता। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या शाहीन बाग की सच्चाई पर पर्दा डालने की हो रही है कोशिशें, और एक किताब से अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा कैसे। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन का बहिष्कार होना चाहिए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट देखिए, ये हमारा सवाल है, क्या पब्लिकेशन का बहिष्कार होना चाहिए? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे लेखकों ने जो ब्लूम्सबेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको अब कैंसिल कर दिया है। ऐसे भी कई लेखक हमारे साथ जुड़ेंगे इस बहस के अंदर। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना बेहद आसान है, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, और साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सवाल है या कोई मत है तो आप प्लीज हमें भेजिए। इसके आधार पर हम शामिल करते हैं आपको इस बहस के दौरान। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ेंगे और पहले दर्शक नरेंद्र चौहान गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले पैनल से आपको परिचय करा दूं। सोनाली
सोनाली चितलेकर ऑथर है डेली राइट 2020 द अनटोल्ड स्टोरी की, वो मेरे साथ सीधे जुड़ रही हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ संजय दीक्षित जी जुड़ेंगे, जाने माने लेखक हैं और साथ ही साथ उन्होंने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने भी कहा है कि वो ब्लूम्सबेरी के साथ अब पब्लिकेशन अपनी किताब का नहीं करेंगे। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव जी है, लेफ्ट के लीडर हैं। साथ ही साथ विभूति नारायण राय हैं। थोड़ी देर बाद मेरे साथ शोएब जमई जुड़ेंगे, जो कि शाहीन बाग मूवमेंट से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र चौहान के पास चलता हूं। नरेंद्र चौहान जी, एक किताब ये भी छपी थी 26/11 आरएसएस की साजिश, बर्नी नाम के, अजीज बर्नी नाम के लेखक ने लिखी एक किताब छपी कि शाहीन बाग कितना महान मूवमेंट था प्रजातंत्र के लिए, जिसके चलते दिल्ली दंगे हुए। तो फिर इस किताब को छपने से क्यों रोक रही है सेक्युलर लॉबी? सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है संजय सर जी, आवाज नहीं आ रही। नरेंद्र चौहान जी आपको टेस्ट कर लेना था आवाज में। सीधे सोनाली के पास चलता हूं। सोनाली, क्या दबाव लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये सेक्युलर गैंग है, इसने जानबूझकर इस किताब को निशाना बनाया है। कैसे आपने इस किताब को छापा और आपको कब आइडिया हुआ कि ब्लूम्सबेरी इसको विड्रॉ करने जा रही है और क्यों? देखिए, आपका पहला प्रश्न था कि कौन लोग हैं, तो ये तो 21 तारीख को ट्विटर पे क्लियर हो गया था कि कौन लोग हैं। सबसे पहले जब हमारा बुक लॉन्च का कार्ड, मैं यहाँ आपके माध्यम से रखना चाहूँगी कि ब्लूम्सबेरी इंडिया को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था बुक लॉन्च के बारे में और कार्ड भी भेजा गया था उनको। बुक लॉन्च के डिटेल्स थे उसमें। हमारे पास उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, लेकिन ट्विटर पे सबसे पहले साकेत गोखले नाम के कांग्रेस के सपोर्टर हैं जिन्होंने इस चीज़ का ये मुद्दा उठाया ब्लूम्सबेरी को टैग करते हुए। उन्होंने कहा कि आप ऐसी किताब कैसे छाप सकते हैं। इसके बाद जिसको कि हम एक लिंच मॉब कहते हैं, वो लिंच मॉब निकल के आया है ट्विटर पे। इट इंक्लूडेड पीपल लाइक निधि राजदान, इट इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारा, वो स्वरा भास्कर, बहुत सारे लोग जुड़े, कॉन्स्टेंटली टैगिंग ब्लूम्सबेरी यूके एंड। तो आप ये मानती हैं कि आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आई विल एक्सरसाइज बाय, आप प्लीज इंटरवीन मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। आफ्टर दिस थिंग केम अप ऑन ट्विटर, आप अपने फंक्शन के चीफ गेस्ट के बारे में भी दो शब्द बोलिए ना ट्विटर पे। आपको जब प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा, आप प्लीज पूछिए। लेट मी स्पीक। विवेक भाई खत्म कर लेने दीजिए। आप एंकर नहीं है, आप एंकर को इंटरवीन करने दीजिए जी। मुझे पता है एंकर ही इंटरवीन कर रहे हैं। हाँ दीपक जी, मैं बोलूं? सोनाली जी प्लीज बोलिए। दंगों पे आप किताब लिखती हैं, वो भी तो कंट्रोवर्शियल, और यहाँ नेशनल टीवी पे आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं। आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। यू विल लेट मी स्पीक, यू विल लेट मी स्पीक। किन मुद्दों पे किताब लिखना है? किताबें तो बहुत मुद्दों पे आई है, मुझे मुद्दे पे बोलने दीजिए। आपकी वो थर्ड रेट किताब में, लिंच मॉब, आपकी थर्ड रेट किताब में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट अ लिंच मॉब इज। You are representing the lynch mob on national TV. Let me speak. 21st. No, I have to save this nation. I have to save this nation from communal mindsets like you. From communal mindsets like you. You cannot save विवेक जी बोलने दीजिए। सोनाली जी कंक्लूड करिए। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। विवेक भाई अभी आएंगे बैच में। विवेक भाई कंक्लूड करने दीजिए सोनाली। हाँ, 21 अगस्त पूरा लिंच मॉब निकला है, जिस तरह का लिंच मॉब यहाँ निकला है। एंड देन ब्लूम्सबेरी कॉन्टैक्टेड अस टेलिंग अस कि वी स्टैंड बाय यू, वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द लॉन्च। बुक लॉन्च के लिए उन्होंने मना किया। उसके बाद विद इन अ फ्यू आवर्स दे कॉल्ड अस टेलिंग अस कि हम इस बुक को विड्रॉ कर रहे हैं और इट्स आउट ऑन ट्विटर। ये जो लिंच मॉब है ये छुपता भी नहीं है, इट इज आउट ऑन ट्विटर। विलियम डालरिम्पल है, खालिद हुसैनी है, आतिश तासीर हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर पॉपिंग शैंपेन कि हमने एक पब्लिशर को प्रेशराइज किया। ब्लूम्सबेरी यूके से प्रेशर आया है ब्लूम्सबेरी इंडिया पे, एंड दे विड यू। एंड आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड, किताब पब्लिश्ड है, दिस इज ब्लूम्सबेरी, दिस इज देयर लोगो,
उसके बाद when we were number 1 on the bestseller list on in the category on political freedom in Amazon, they withdrew. यानी कि they are killing the book. They are not allowing people to read a book in a democracy. ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल है, जब ये छप सकता है, शाहीन बाग एक महान आंदोलन था, हाँ। जब अजीत बर्नी की ये किताब छप सकती है कि 26/11 आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, तो अनटोल्ड स्टोरी बताने में दिक्कत क्या है? और ये तो वही लिख रहे हैं ना जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। आप लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है विवेक श्रीवास्तव जी, ये बताइए। नहीं, ऐसा नहीं। अब आप, अरे भाई, हमारे पेट में जब देश में बुरा होता है तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये तो देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमें तो देश को जोड़ के रखना है ना, तो दर्द होता है, दर्द होना इसीलिए दंगा करवाया, सबके पेट में होना चाहिए। इसीलिए लेफ्ट लिबरल लोगों ने दंगा करवाया, लिखा हुआ है इन्होंने किताब में कोई कैसे लेफ्ट के माफियाओं ने वहां पर करा है दंगा, लिखा हुआ है किताब में, पढ़ी है मैंने किताब पूरी। कोई कुछ नहीं करवाता दंगे वंगे, कोई। सर आपने किताब पढ़ी है? हुसैन के घर पे गुलेल आप रख के आए थे विवेक श्रीवास्तव जी, या शोएब जमील रख के आए थे? दीजिए दीपक जी डिबेट को एंजॉय करिए, मुझे बोलने दीजिए, डिबेट को एंजॉय करिए थोड़ा। अब आप सुनिए सोनाली जी, पहली चीज मैं इस बात को मानता हूं, लेफ्ट भी इस बात के साथ खड़ा हुआ है कि देश के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आपकी किताब चाहे मोस्ट थर्ड रेट किताब हो पूरी दुनिया की, वो छप के आए, हमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। लेकिन अब आप कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपकी जो सो कॉल्ड ट्रोलिंग आप कह रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी किताब बहुत ज्यादा प्रो बीजेपी है? आप जिस बुक फंक्शन के लॉन्च की बात कर रही हैं, अरे वो प्रो बीजेपी लिखे, प्रो आरएसएस लिखे, किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? अरे भाई उनको बोलने दीजिए ना, प्रो लेफ्ट एजेंडा छप सकता है, प्रो नक्सल एजेंडा छप सकता है, प्रो जिहाद एजेंडा छप सकता है, तो दिल्ली दंगों की स्टोरी क्यों नहीं छप सकती? आप सोनाली हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं एंकर हूं, दीपक चौरसिया और सवाल पूछने का हक है मुझे, जवाब दीजिए। पूछ रहा हूं भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, ये बताइए ये कपिल मिश्रा को चीफ गेस्ट क्यों बनाया? नूपुर शर्मा वहां क्या करने जा रही थी? उनका अधिकार नहीं है, वो अपने कार्यक्रम में किसी को भी चीफ गेस्ट बनाए। अगर ये एक इंटेलेक्चुअल किताब थी, आप सुनिए, अगर ये एक इंटेलेक्चुअल किताब थी तो इसमें न्यूट्रल बुद्धिजीवियों को आप बुलाते। इन्होंने उस हर कंट्रोवर्शियल आदमी को बुलाया है जो दिल्ली दंगों के अंदर कंट्रोवर्शियल था, और इससे हो सकता है आगे कानून कायदा और बिगड़ता। आप क्या चाहते हैं? ताहिर हुसैन को बुलाते, राजधानी स्कूल के मालिक को बुलाते, किसको बुलाते हैं? ताहिर हुसैन को बुलाते हैं कि जमानत दे दीजिए, हमारी किताब का विमोचन करिए, बताइए ना। मैं तो कह रहा हूं ताहिर हुसैन को बुलाते हैं क्या? स्कूल का प्रिंसिपल, राजधानी स्कूल का प्रिंसिपल कपिल मिश्रा से बेहतर था। राजधानी स्कूल का प्रिंसिपल कपिल मिश्रा से बेहतर होता, वही जिसने अपने स्कूल में गुलेल लगा के रखी थी, गोली मारी जा रही थी जिसके स्कूल से। किताब लिखते हैं, सुनिए इनकी थर्ड रेट, आप सुनिए इनकी थर्ड रेट सस्ती किताब जो बिना तथ्यों के लिखी गई, जिसका मकसद सिर्फ बीजेपी की बैटिंग करना है, उसमें भाई साहब किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, वो कोई लिटरेरी मास्टर। अरे जब आप बीजेपी के खिलाफ लिखते हैं तो इनको बीजेपी के समर्थन में लिखने दीजिए ना, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, क्योंकि यह दंगों का मामला है, यह दंगों का मामला है। अच्छा मुझे बताइए दंगों में कौन कौन एक्यूज्ड है? हर एक को एक दूसरे को करिए, का नाम बता दीजिए, लेकिन किसका नाम कॉन्स्पिरेटर में आया है? कंट्रोवर्शियल ताहिर हुसैन कौन था? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ती है। सर कपिल मिश्रा कौन था? प्रज्ञा ठाकुर कौन है? गोडसे के प्रेमी कौन है? प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से चुनी हुई सांसद है विवेक श्रीवास्तव जी। देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कौन है? इनकी किताब बायस्ड है, इनकी किताब एक थर्ड रेट बायस्ड किताब है, बीजेपी की बैटिंग के लिए है, मुसलमानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए है, और अगर उसको रोका गया तो उसमें इतना कुछ गलत नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ नहीं। सोनाली जवाब दीजिए, अब की सुन लीजिएगा सोनाली का जवाब। आपने ताहिर हुसैन को क्यों नहीं बुलाया? क्या क्रेडिबिलिटी? ये कह रहे ताहिर हुसैन को क्यों नहीं बुलाया आपने जमानत दिलवाकर? आपने राजधानी स्कूल के मालिक को क्यों नहीं बुलवाया जिसने अपनी छत पे गुलेल बांधी थी? कंट्रोवर्शियल है कि नहीं? आपको सेक्युलर दंगा करवाने वालों को बुलवाना था, आपने कम्युनल लोगों को क्यों बुलाया? सोनाली जी जवाब दीजिए। चीफ गेस्ट आपको नहीं मिला? दीपक जी ये चुप हो तो मैं जवाब दूं। आपने कहा
कि ये थर्ड रेट किताब है, बिना पढ़े आपने कहा कि ये थर्ड रेट किताब है। पूरे नेशनल टेलीविजन पे पूरी देश की जनता देख रही है कि किस तरह का बायस है आपके अंदर। किताब आपने पढ़ी नहीं, किताब को आपने थर्ड रेट कह दिया। मैं यहाँ नेशनल टीवी पे कह रही हूँ दैट दिस इज अ बुक बेस्ड ऑन थॉरो ग्राउंड रिसर्च। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलूंगी। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। आप सुनिए, कपिल मिश्रा पे आप लोगों ने, कपिल मिश्रा पे आप लोगों ने, दीपक जी इनका ऑडियो कम करिए आप। विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज इनको कंक्लूड करने दीजिए। अराउंड आप लोगों ने कपिल मिश्रा के अराउंड इन लोगों ने एक नैरेटिव खड़ा किया है एंड आई एंड माय टीम अप्रोप्रिएट्स द एकेडमिक फ्रीडम टू क्वेश्चन एनी नैरेटिव इन दिस कंट्री। करने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे। यस, आप लोग वी डोंट, जितने भी लोग, दिस इज नो, आई विल आंसर दिस। यदि आप लिंच मॉब की तरह चीखना बंद करें तो आई कैन आंसर यू, एब्सोल्युटली नॉट, absolutely not. We spoke to both communities. सोनाली जी प्लीज हिंदी में, सोनाली जी प्लीज हिंदी में, बोलने दीजिए प्लीज, उनकी आवाज मत दबाइए, आपने पूरी बात कही है। सोनाली जी, हम लोगों ने ग्राउंड पे जाके दोनों समुदायों से बात करी है और हमने देखा है किस तरह से इतने सालों से साथ रह रहे ये दोनों समुदाय, अर्बन नक्सल और जिहादी लोगों ने, बैक्ड बाय द लेफ्ट, इन लोगों ने जाके इन कम्युनिटी रिलेशंस को तोड़ा है। और ये हमारी किताब इसलिए नहीं आने देना चाहते क्योंकि हमारी किताब कम्युनिटी रिलेशंस को रिपेयर करने की बात करती है। इट इज ग्राउंड रिसर्च, इट इज ग्राउंड रिसर्च। टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा बुक की कॉपी मुझे भिजवा दीजिए, असाइनमेंट पर है प्लीज। आपका ग्राउंड रिसर्च हमने जमीनी सच दिखाया है। हम आपके रिसर्च की क्या क्रेडिबिलिटी है? आपके रिसर्च की क्या क्रेडिबिलिटी है? अरे सर, ये बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं, चलिए ये सत्ताधारी पार्टी की बैटिंग तो कर रहे हैं। आप तो ताहिर हुसैन की बैटिंग करते हैं, आप राजधानी स्कूल के मालिक की बैटिंग करते हैं, आप शाहीन बाग से जिन लोगों ने दंगा फैलाया उनकी बैटिंग करते हैं, आप शर्जील इमाम जैसे लोगों की बैटिंग करते हैं जो असद को काटने की बात करते हैं। जो धर्म के नाम को देश बांटे, मैं उसके खिलाफ हूं। आप किसके नाम पर बांट रहे हैं? मैं सेक्युलर हूं, अगर कोई इस्लामिक टेररिज्म की बात करेगा मैं उसके खिलाफ हूं। सर, इस्लामिक टेररिज्म इस दुनिया की हकीकत है। विवेक श्रीवास्तव जी आंखें खोल लीजिए। इस्लाम के नाम पे धर्म को बांटने की बात करेगा, अरे अगर आपको चैन से सोना है तो जाग जाइए। मैं सेक्युलर विवेक श्रीवास्तव जी, चैन से सोना है तो जाग जाइए। इस देश का नागरिक मानता हूं, संविधान को मानता हूं। देखिए, मैं आता हूं अभी किताब पे, मैं आता हूं, दे दीजिए किताब दे दीजिए। ये देखिए, ये किताब है विवेक श्रीवास्तव। मैं बाकी पैनलिस्ट पर जा रहा हूं पर आपको किताब दिखा रहा हूं और ये देखिए रिसर्च आधे पन्नों की है, तमाम एफआईआर की कॉपी है, तमाम चार्जशीट की कॉपी है। आप मुझे गिफ्ट दे दीजिएगा सर, दिखाना क्या है? सर, मैं खरीद के पूरे लेफ्ट के ऑफिस को बांटूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने से पहले किसी किताब को थर्ड रेट मत बोलिए। मैं सीधे जाऊंगा शोएब जमाई के पास। वाली क्रेडिबिलिटी भी तो बता दीजिए मुझे। प्रेम शुक्ला जी, शोएब भाई के पास जाऊं उससे पहले प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए, संजय दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं जिन्होंने ब्लूम्सबेरी को कहा है कि अब मैं ब्लूम्सबेरी से किताबें नहीं छपाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, इस किताब को लेकर सेक्युलर गैंग के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी देखिए, सेक्युलर गैंग का संकट ये है कि सच सुन नहीं सकते। इनको अजीज बर्नी का झूठ का पुलिंदा ये पढ़ाएंगे। तमाम जो साम्यवादी इतिहासकारों ने झूठ का पुलिंदा लिखा उसको आपके पाठ्यक्रम में ये घुसाएंगे। ये दुनिया भर के जो है वो रॉन्ग नैरेटिव चलाएंगे। लेकिन अगर सत्य सामने आ जाएगा तो जैसे सूर्य के प्रकाश पड़ते ही उलूक वृंद जो है वो कोलाहल करने लगता है, उसी तरह से कोलाहल मचाएंगे। क्यों कोलाहल मचा रहे भाई? अगर आपको लगता है कि सोनाली चितलकर जी की माइथोलॉजी को नहीं मानता, आपको लगता है कि आपके दृष्टि में, नहीं कृपा करके देखिए दीपक जी देखिए, ऑडियो लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। या तो मैं सबके बीच में मैं भी बोलना शुरू करता हूँ। अभी विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा और इस चिल्लाहट से आपको क्या हासिल होगा? फिर हो जाएगी बहस। तो कृपा करके ऑडियो लिंचिंग ना करें। आपने सोनाली जी का ऑडियो लिंचिंग किया,
आप जो है कृपा करके विवेक श्रीवास्तव जी अपने सदविवेक का प्रयोग करते हुए दूसरों के बीच में अनावश्यक टोका टाकी ना करें। आप यहाँ पर एंकर हैं, वो एंकर सवाल पूछ लेंगे, उसका उत्तर मिल जाएगा। अगर आप जो है कपिल मिश्रा को विवादास्पद कहते हैं तो जो 6 से 8 करोड़ लोगों के नरसंहार का प्रतिनिधित्व करने वाले साम्यवादी हैं वो भी विवादास्पद है। फिर विवेक श्रीवास्तव को बहस में नहीं बुलाना चाहिए, फिर आपको विभूति नारायण राय जी के पुस्तकों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी साम्यवादी तो गरीब के लिए लड़े सर जी। जिस विचारधारा ने साम्यवादी तो गरीब के लिए लड़ा, साम्यवादी कम्युनिस्ट मजदूर के लिए लड़ा, साम्यवादी किसान के लिए लड़ा। माओ ने फिर लिंचिंग करने लगे। प्रेम शुक्ला जी, मैं सीधे विभूति जी के पास जाता हूँ। विभूति जी, आपने हाशिमपुरा पे किताब लिखी, इतने खुलासे किए, मुझे ये बताइए कि इस पुस्तक से दिक्कत क्यों होनी चाहिए? देखिए, इसमें 2 सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो मुझे आपत्ति है जो बार बार गाली के अंदाज में सेकुलर ब्रिगेड कहा जा रहा है, या सब एक आपकी अभी महिला अब ये बोल रही थी, वो मॉब लिंचिंग की बात कर रही थी, जो हिंदुत्व का एक अधिकार है, उसमें किसी लेफ्ट वाले का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ हिंदुत्व वाले मॉब लिंचिंग करते हैं। इसमें 2 इश्यूज हैं। देखिए, एक तो ये है कि लेखक को किताब जब प्रकाशक ने स्वीकार कर ली थी तो प्रकाशक के पास ये हक नहीं था कि वो बीच में उस किताब को विड्रा कर ले। उस किताब का टेक्स्ट पढ़ करके ही उसने तो स्वीकार किया होगा, नंबर 1। नंबर 2, इतनी खराब रिसर्च, जिसको आप रिसर्च बार बार कह रहे हैं, ये तो किसी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल का काम है जो ये किताब है, जितना मैंने पढ़ा है ये बहुत ही खराब किताब है। लेकिन इसके बाद भी इस किताब को छपने, इस किताब के वितरित होने, इस किताब पे कार्यक्रम होने और इस किताब पे बहस होने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। ये सज्जन जो हंस रहे हैं, ये हिंदुत्व वाले जो एक खास तरह के हिंदुत्व की एक, जिसे आप कह सकते हैं विद्रूप होता है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। सर ये लेफ्ट वाले हंस रहे, सर ये लेफ्ट वाले हंस रहे, आपकी विचारधारा वाले हंस रहे। लेकिन ये हमारा भी अधिकार ये कहने का। अच्छा बोला। हाँ, अरे आपने इतना अच्छा बोला, मेरी क्या विचारधारा भाई, मैं तो आप व्यक्ति की स्वतंत्रता का विश्वास करता हूँ। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये खराब बात है कि इस किताब को बीच में रोका गया। लेकिन उससे भी खराब बात है कि एक थाने के हेड कांस्टेबल की लिखी हुई किताब को आप रिसर्च वर्क कह रहे हैं। ये रिसर्च वर्क नहीं है, बहुत ही खराब किस्म का काम। सर, एक लेखक को तो दूसरे लेखक का सम्मान करना चाहिए। बिना पढ़े आप कैसे टिप्पणी कर सकते हैं कि हेड कांस्टेबल का रिसर्च है? भैया नहीं मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं देखिए दीपक जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना। ठीक है सोनाली जी, सोनाली जी, और ये जो 60 सोनाली जी, वैसे तो आप मिरांडा हाउस में पढ़ाती है, पर विभूति जी का मानना है कि आप हेड कांस्टेबल से ज्यादा कोई रिसर्च आपने किया नहीं है। इसके बाद मैं दीक्षित जी के पास जाऊंगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो महानुभाव अभी बोल रहे हैं, आप बजाय इस रिसर्च को खराब बताने के प्लीज़ बताइए कि इस रिसर्च में क्या खराब है। हेड कांस्टेबल भी अच्छा रिसर्चर हो सकता है, ठीक है। यू प्लीज टेल मी कि इस किताब में रिसर्च में क्या फ्लॉज हैं, वो मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हमारी टीम ने हाँ अब हेड कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन वाले को प्रिंसिपल बना लीजिए। आपसे भी यही उम्मीद, आपसे अब हेड कांस्टेबल वाले के अंडर ही पीएचडी कर लीजिए। मत बनिए, समझे ना। आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि इस रिसर्च में क्या खराब है, ठीक है। रिसर्च की स्पेलिंग बता दीजिए पहले। बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, रिसर्च की स्पेलिंग बता दीजिए। रिसर्च की स्पेलिंग बता दीजिए। वैसे अभी एक पब्लिक टॉयलेट बन रहा है चाइना में, मुसलमानों की मस्जिद। मैंने सुना है कि वहाँ पब्लिक टॉयलेट बना है उधर मुसलमानों के इलाके में, मस्जिद को गिरा के। आप सुनिए, इस किताब को लिखने वालों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना इनको सब्जेक्ट का नॉलेज है, सिर्फ प्रसिद्धि और फेम के लिए किताब को लिखा और कंट्रोवर्शियल फिगर्स को बुला करके प्रसिद्धि और फेम के लिए लिखी जाती है। उसको ये लॉन्च कर रहे थे। किताब इसीलिए लिखी जाती है जी नहीं सर, अगर रिसर्च है तो सत्य के लिए लिखी जाती है, सत्य के लिए लिखी जाती है। तो यहाँ सत्य को धूमिल करके बीजेपी की बैटिंग के लिए लिखा गया। अरे सर, आप लेफ्ट की बैटिंग करते हैं, अगर वो बीजेपी की करते हैं तो लोकतंत्र में कहाँ लिखा है कि कोई आदमी बीजेपी की बैटिंग नहीं कर सकता है? कहाँ लिखा है संविधान में कि बीजेपी की बैटिंग बना है? भाई आप बीजेपी की बैटिंग करिए, बीजेपी की बैटिंग नहीं करिए किताब में। मत बनाइए, आप बीजेपी की रोड बैटिंग करिए, आप बीजेपी की रोड बैटिंग करिए, आप बीजेपी के मेंबर बनिए, आप नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर लेके दिन भर घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा,
मैं किसी की बात कर रहा हूं, कोई भी हो, लेकिन दंगों जैसे सेंसिटिव मामले में एक थर्ड रेट रिसर्च लेकर के सिर्फ फेमस होने के लिए दंगे को टॉपिक बना करके अंट बंट लिखना, कंट्रोवर्शियल फिगर को लॉन्च में सर आपने पढ़ा है अंट बंट कैसे कह रहे हैं? मैं कुछ फ्रेजेस पढ़ के सुनाऊं आपको? ये बोल दिया ना आपके मैं कुछ पैनलिस्ट ने, फ्रेजेस बोल पढ़ दिया, के सुनाऊं पढ़ के आपको? भी बोल दिया, दुनिया बोल रही है। हाँ सुनाइए सुनाइए। सुनाता हूं मैं आपको। पहले दीक्षित जी के पास चलता हूं। सोनाली जी एक मिनट। दीक्षित जी, जिस तरह की टिप्पणी किताब के बारे में हो रही है, क्या आप उसको उचित मानते हैं? और जो पब्लिशर ने किया वो क्यों किया? क्योंकि अजीज बर्नी भी किताब लिखते हैं कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी। शाहीन बाग का महिमा मंडन करते हुए किताब लिखी जाती है जिसको ब्लूम्सबरी छापता है। फिर इस किताब से दिक्कत क्यों? आपको क्या कारण लगता है दीक्षित जी? फिर शोएब भाई के पास आऊंगा। ऐसा है जी कि ये लेफ्ट की तो पुरानी आदत है कि इनको तो दूसरे की बात सुनने ही नहीं देनी है। ये जब अजीज़ बर्नी की किताब छपती है और उसका क्रिटिसिज्म होता है, अजीज़ बर्नी की किताब भी छपी और छपते टाइम उसको किसी ने कहीं किसी तरह का वो नहीं किया, छपी और उसके बाद लोगों ने पढ़ा, उसको क्रिटिसाइज़ किया, तो इनकी तरफ से जवाब आता है कि साहब ऐसा है कि अ बुक शुड बी काउंटर्ड बाई अ बुक। लेकिन जब ये इस तरह का ये जो ब्लूम्सबरी ने जो किया है ना, ये भारतीय इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई किताब जो है वो बाज़ार में आने से पहले, पढ़े जाने से पहले ही और उसको विड्रॉ कर लिया गया। इसके पहले सिर्फ एक बार हुआ था, अंग्रेज़ों ने किया था, वो भी सावरकर साहब की किताब के साथ में, वो 1907 और 8 की बात है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है, ये लेफ्ट को इसको अपना एकाधिकार समझता है और लेफ्ट, अबे चुप, विवेकहीन, अगर बीच में बोला ना तो ऐसे ही सुनाऊंगा कि चुप हो जाएगा तू। बकवास नहीं करनी बीच में मेरे। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, यू आर अ थर्ड रेट फेलो, यू हैव नो कंटेंट, ना तुम्हारे पास कोई पॉइंट है, ना तुम्हारे पास कोई लॉजिक है। यू ब्लडी जीरो रेट फेलो। अच्छा व्यक्तिगत कौन है तुम? वो कौन तुम? यू आर विवेकहीन आदमी कहां से आया? इस विवेकहीन आदमी को हटाइए, इस विवेकहीन आदमी को हटाइए। पॉइंट तुम्हारे पास, तुम्हारी तो इंटेलेक्चुअल जैसे तुमने अपने तुम्हारे पास कोई पॉइंट है तो डिबेट में पढ़ के आओ यार। लेफ्ट अरे भाई डिबेट में पढ़ के आया करो यार, डिबेट में पढ़ के आते नहीं हो, यहाँ फ्रस्ट्रेट होते हो। इंटेलेक्चुअलिज्म आ गया। आप डिबेट में पढ़ के नहीं आए, मेरी गलती है। मेरे सामने आप जब डिबेट में पढ़ के नहीं आते हैं, इट इज नॉट माय फॉल्ट। अरे जो मैं बोल रहा हूँ सुन। अरे यार तुम यही सब बोलो, तुम्हें और कुछ आता नहीं है। एक के ऊपर एक बात सुन लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगा। यू हैव नो लॉजिक, यू हैव नो पॉइंट। विवेकहीन मूर्ख, अरे नराधम, नरपिशाच। अरे भाई महाराज कोई पॉइंट है या इसीलिए आए हो? कुछ लॉजिक है, कोई तथ्य है, कोई पॉइंट है, कुछ पढ़ के आए हो? अरे चुप कर, तो सामने नहीं है, तो मैं बता देता कि लेफ्ट जो है इसी में लगे रहो। तमाचा पड़ता है तो उसका यही हाल होता है। किताब जो है उससे आपके पास कोई पॉइंट नहीं है श्रीमान जी। 15,000 कॉपी बिक गई तो तुम्हारे सबके फूंक निकल गए। बकवास नहीं करने की, मेरे सामने बकवास नहीं करने की। और अरे तो किसी की कोई भूख नहीं लगी, विद्वान होता ये है, दंगे कराने बंद कर दो। से कभी मिला नहीं है हेड कांस्टेबल, भैया तुम हेड कांस्टेबल के नीचे पीएचडी करो। कोई भी हेड कांस्टेबल तेरे से तो अकलमंद नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक कहा, तुम ऐसा करना, हेड कांस्टेबल को वाइस चांसलर बना लो। भारत की यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर अब हेड कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन वाला ही बनेगा। मोदी राज में यही एक्सपेक्टेड है। अरे यार यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एजुकेशन, यू फॉरगेट इट। तेरी क्या क्वालिफिकेशन है? अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं, एक मिनट शोएब भाई के पास चलता हूं। शोएब भाई जी, दीक्षित जी, विवेक भाई थोड़ा सही है, शोएब भाई के पास चलता हूं। शोएब भाई आप भी रिसर्च कर रहे हैं मुझे लग रहा है। मुझे ये बताइए, जब शाहीन बाग का महिमा मंडन किया जा सकता है तो दिल्ली दंगों की सच्चाई क्यों नहीं बनाई जा सकती? और मैं पहले दिन से कह रहा था, जिस दिन शाहीन बाग में मुझे मारा गया, कि एक दिन ये देश को जलाएगा शाहीन बाग का मॉडल, और वही हुआ फाइनली। नहीं, मैं पहली बात तो सबसे पहले सोनाली जी को बधाई देता हूं कि उनकी किताब बाज़ार में आने से पहले ही हिट हो गई और इतना कंट्रोवर्सी हुआ कि
उसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ब्लूम्सबेरी ने नहीं छापा है तो कोई ना कोई दूसरी पब्लिकेशन ज़रूर छाप देगी, तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन हाँ, अभी पूर्व डीजीपी साहब जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो जो अभी बातें कह रहे थे, चूँकि एक पुलिस के बड़े आला अधिकारी, जब उन्होंने कहा कि भाई वो दंगों के लिए और ये दंगों करने का एक अधिकार तो ये इन्हीं सब पार्टियों को है या बीजेपी, तो मुझे लगा कि हाँ, एक पुलिस अधिकारी भी इस बात को मानता है तो ये सत्यापित हो जाती है। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या। ताहिर हुसैन आरएसएस की कौन सी शाखा में जाता था, कहां पे उसने दंगा करना सीखा? आरएसएस और हिंदुत्व की किस शाखा में ताहिर हुसैन जाता था, बता दीजिए मुझे। देखिए, एक तो इसमें बहुत सिमिलैरिटी है कि ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा बहुत अच्छे दोस्त थे, और कपिल मिश्रा और ताहिर हुसैन दोनों ही एक ही पार्टी में थे, एक दूसरे को मिठाई खिलाते थे। मैंने तो तस्वीरें भी देखी। आरएसएस ने 26/11 करवाया। नहीं, बिल्कुल आपकी थ्योरी सुनकर मैं तो कई तस्वीरों में कपिल मिश्रा और ताहिर हुसैन एक दूसरे को मिठाई खिला रहे, एक ही पार्टी में थे ना, आम आदमी पार्टी में थे, आपको भी पता है। तो कई बार जो वहाँ पे जगराता होता है रात में, तो उसमें मैंने देखा है कि ताहिर हुसैन की वीडियो है कपिल मिश्रा के साथ, वो दोनों जगराता में रात में चीफ गेस्ट बन करके गए हैं। तो दोनों की दोस्ती है शुरुआत से। अब मुझे पता नहीं कि दोनों किस शाखा से आए थे, ये तो हम आप ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, वाली में जाते थे कि इंद्रप्रस्थ वाली में जाते थे, क्योंकि दंगा तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन कराता है, आरएसएस कराती है। विभूति जी तो बोल चुके हैं कि हिंदुत्व वालों के हाथ में लिंचिंग है। नहीं, तो खुलासा ये भी कर दीजिए, जब आपको पता है कि कपिल मेंबर मिश्रा आप है ना, और ताहिर हुसैन दोस्त हैं, अच्छा तो पता ये भी होगा। खुलासा कर दीजिए दोनों किस शाखा में जाते थे। जब आप ये खुलासा कर चुके हैं तो ये भी खुलासा कर दीजिए कि ताहिर हुसैन किस शाखा में जाते थे आरएसएस की। मुझे लगता है कि इस पैनल में सबसे ज्यादा अगर आरएसएस का कोई प्रोमिनेंट मेंबर है तो दीपक चौरसिया है। उनसे ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है? मैं तो आप पे बहुत भरोसा करता हूँ, आप जो बोलिएगा मैं मान लूंगा। सवाल का जवाब आरोप नहीं होता है शोएब जमाई, सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बता दीजिए ताहिर हुसैन किस शाखा में जाते थे कपिल मिश्रा को जवाब दे रहा हूं। देखिए, बता दीजिए ना। मैं सुनिए ना, ऐसा है कि किताब पे चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि हमें इसी पर कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं सोनाली जी के किताब पर आता हूँ। मैं कहता हूँ कि सोनाली, क्योंकि इसलिए मैं किताब पे चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि एक किताब शाहीन नहीं, किताब देखिए, किताब पर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उपस्थित हूँ, वरना मैं भी क्यों टाइम खोटी करूँ आपका। मैं कहता हूँ कि किताब पे चर्चा करते हैं। देखिए, सोनाली जी ने किताब लिखी, बहुत अच्छी बात है। एक किताब शाहीन बाग के ऊपर छपी, जिसको उजमा ने यहाँ से उसमें नैरेट किया है, और एक किताब मैं भी लिख रहा हूँ, शाहीन बाग द अनटोल्ड स्टोरी। वो मुझे भी लगता है कि मैंने जो यहाँ से दिल्ली दंगों के बाद जो उन तमाम लोगों से शिव विहार, खजूरी खास, चांद बाग और औलिया मस्जिद और तमाम जगह पे जाके देखा है, जैसे 435 घर तो हम देखे खुद अपनी आंखों से जिसको जलाया गया, जो मुसलमानों के थे ज़्यादातर। औलिया मस्जिद और शाहिदा मस्जिद और उमर मस्जिद को जो जला के ब्लास्ट करके उसमें शराब पी गई, कुरान जला करके वो सारा, वो भी मैंने देखा, वो भी मैंने इस किताब में लिखा है। मुझे लगता है वो भी छपने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया है उसके 2 घंटे के बाद चांद बाग में दंगे शुरू हो गए। 1000 कॉपी खरीद भी लूंगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि सोनाली जी ने इस पर बहुत न्याय किया होगा, और वो भी सोनाली जी ने भी शिव विहार के नाले के पास जो औलिया मस्जिद है और शिव विहार नाले के सामने जो 23 तारीख को जो भीड़ आई थी बागपत लोनी से, और जिन्होंने सबसे पहले जिम है वहाँ पे कोने में, सोनाली जी हो सकता गई होंगी, वहाँ पे सबसे पहले सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ। उसके बाद 9:30 बजे तक शिव विहार के सारे मुसलमान आकर के ईदगाह में शरण ले लिया, और 2 दिन तक उनको मौका मिला, दंगाइयों ने बड़ी आसानी से घर जलाए। वो पूरा अनटोल्ड स्टोरी है मेरे पास। मैं तो खुद उन इलाकों में हफ्ते भर जा करके पूरा काम किया, और मैंने सबकी आंखों में आंसू देखे हैं। ये लिखा है, क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा वो तो फिल्मी कहानी आपकी बहुत अच्छी फिल्मी कहानी है। नहीं, मैं सोनाली जी के फेवर में हूँ। आपका फिक्शन मैं सोनाली जी के फेवर में हूँ। ये बता दीजिए, अभिव्यक्ति गुलेल ताहिर हुसैन के घर में किसने बांधी थी? राजधानी स्कूल में किसने बांधी थी? कपिल मिश्रा बांध के आए थे, अनुराग तोमर बांध के आए थे, प्रवेश वर्मा बांध के आए थे। ये भी बता दीजिए। जब आपने इतना रिसर्च किया तो इसका भी जवाब दे दीजिए। अभी आप कह रहे थे ना कि मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि ताहिर हुसैन कपिल मिश्रा के साथ कौन सी शाखा में जाते थे और इनके छत पर गुलेल किसने बांधी?
इतना खुलासा कर रहे हैं आप बड़े बड़े कि कुरान जला दी, मस्जिद जला दिया, नाले में ये कर दिया। अंकित शर्मा को भी नाले में ही फेंका था, आपको पता नहीं है शायद? आप कहानी सुनाएंगे, मैं तो उनके घर गया था इंसाफ के लिए। नहीं पूछे, पता है। और बिल्कुल आमिर हुसैन और हाशिम हुसैन दोनों जो भाई थे, जिसको एक व्हाट्सएप ग्रुप कट्टर हिंदू नाम से बनाया गया, 125 लोग उसमें ज्वाइन किए और उन्होंने प्लान किया था कि कैसे सबको मारना है, कैसे रेप करना। उसका तो दिल्ली पुलिस ने जिक्र किया एफआईआर में दर्ज है। सोनाली जी को पता है, उन्होंने हेंस कॉर्पोरेबल से रिसर्च किया। पास जा रहा हूं, फिर आपको बताता हूं कि अनटोल्ड स्टोरी में ये भी कहानी है कि दंगा पहले कहां शुरू हुआ, वो भी दिखाता हूं। दंगा कहां से शुरू हुआ मैं बताता हूं, सबूत के साथ। रुक जाइए, अरे मैं बता रहा हूं ना, रुक जाइए, देखिए विजुअल सबूत के साथ दिखाऊंगा आपको। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है। जाइए, मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं, वीडियो सबूत के साथ दिखा रहा हूं। जयपुर से जुड़ी हुई है। एकता जी बताइए क्या कहेंगे इस पुस्तक के बारे में? और आपको लगता नहीं है कि अभी ये हो रहा है कि एक सज्जन ने कहा कि लिंचिंग का अधिकार हिंदुत्व वालों के पास है, दंगा सिर्फ आरएसएस करवाती है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, पर मुझे बताइए कि अगर शाहीन बाग का महिमामंडन हो सकता है, 26/11 पे किताब छप सकती है कि बीजेपी और आरएसएस ने कराया, हाफिज सईद उसकी तारीफ कर सकते हैं, तो ये किताब क्यों नहीं छप सकती? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंडोरा पीटते हैं? ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं? जब हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अभद्र चित्र प्रकाशित होते हैं तो ये अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंडोरा पीटते हुए उनके समर्थन में जा खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म के विरोध में समर्थन में जा खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो कम्युनिस्ट हैं, जब भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंडोरा पीटते हुए उनके समर्थन में खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये कौन से स्कॉलर है, कौन सी इनके पास ऐसी दैविक शक्तियां हैं कि जो किताब पहले ही अभी बाजार में नहीं है, जिनके जो प्रकाशित नहीं हुए, लोगों के द्वारा पढ़ी नहीं गई है, उसके बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि ये बीजेपी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, ये अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करती है? तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इनकी ऐसी कौन सी दोहरी नीति है जो आजादी की अभिव्यक्ति को अलग अलग मायनों में रखती है? ठीक है, आप रुकिए एकता जी, विभूति जी से इसका जवाब लेता हूं। विभूति जी, एकता जी हमारी दर्शक है जयपुर से, आपके सामने सवाल उठा रही है। आपने इस मुद्दे पे बोला था, मैं चाहता हूं कि एकता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, जब मैंने कहा कि ये मॉब लिंचिंग हिंदुत्व का एक अधिकार है, तो मैं अपने भारतीय अनुभवों से कह रहा था। पिछले 3, 4, 5 सालों में जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है, सब में आप पाएंगे कम से कम 90% में पाएंगे कि हिंदुत्व के लोग जुड़े हुए थे। वो मुसलमान पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई, उसमें भी हिंदुत्व वाले थे। पकड़ के मार सकते हैं, किसी दलित को मार सकते हैं। हाँ, जी, उसमें कोई धार्मिक कारण नहीं है, लेकिन जिन मॉब लिंचिंग की मैं बात कर रहा हूँ उसमें धार्मिक कारण थे। एक चीज आप मुझे सुन लीजिए, आपने किताब लिखी है और आपका पूरा अधिकार है, अगर कोई कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेसी, भाजपाई कोई उसका विरोध करता है तो मैं विरोध करूंगा, आपका पूरा अधिकार है, वो छपनी चाहिए और आनी चाहिए। लेकिन ये फिर हमारा भी अधिकार है ये कहने का कि आपकी रिसर्च 2 कौड़ी की है, घटिया है, इस रिसर्च का इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपने पुलिस के, जो मैंने हेड कांस्टेबल शब्द इस्तेमाल किया था, आपने पुलिस के FIR और केस डायरी से पूरी किताब भर दी है। तो आप पहली बात तो ये है कि आप पहले से ही आंख में चश्मा चढ़ा के गए थे और आपको डिफेंड करना था। एक खास तरह के एजेंडा के तहत आपने किताब लिखी है, वो लिखिए आप, इसमें किसी को कोई वो नहीं है। और ये अजीज बर्नी वगैरह किताबों के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो आपसे भी खराब किताबें, वो तो 2 कौड़ी क्या, वो 1 कौड़ी की भी नहीं है। उनसे मत तुलना करिए, उनका भी हम विरोध करेंगे, लेकिन हम लिख के विरोध करेंगे। आपकी किताब जब आएगी तो उसका लिख के विरोध करेंगे। किसी को अधिकार नहीं है, ब्लूम्सबेरी या कोई पब्लिशर हो, उसको अधिकार नहीं है कि एक बार स्वीकार करने के बाद वो रोक दे। अब ये क्यों ऐसा हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक तो हिंदुत्व वाले करते रहे, मैं तो खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। पेंगुइन जैसा पब्लिशर, वो मेरी किताब अंग्रेजी में छापने के बाद, उसके बाद सरकार बदल गई, उसने हिंदी में छापने से इनकार कर दिया और वो हाशिमपुरा 22 मई फिर राजकमल से जाके छपी, पेंगुइन ने नहीं छापा। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी प्रकाशक को किसी पुस्तक को छापने से या उस पर सेंसर करने का उसको अधिकार नहीं है। वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी स्क्रिप्ट पढ़ ले, आपका मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ करके वो तय कर ले छापना है, फिर उसे छापना चाहिए। अगर ये, हालांकि सोनाली जी कुछ कहना चाहती है।
है विभूति जी, फिर मैं बताता हूँ दंगे कहां से शुरू हुए थे शोएब जमाई के अटेंशन के लिए। सोनाली जी एक क्विक कमेंट। मैं बस 10 सेकंड में ये कहना चाहती हूँ, ये जो जितने लोग इस पैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि रिसर्च खराब है, रिसर्च खराब है, दिस इज कॉल्ड एड होमिनम। जब हम तर्क करते हैं ना, तब हम व्यक्ति पे तर्क नहीं करते, हम मुद्दों पे तर्क करते हैं। क्या खराब है? एड होमिनम। प्लीज सीख लीजिए इस शब्द को, ये रिसर्च मेथड्स की फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है। तो आप ये बताइए कि क्या खराब है, ये मत बोलिए कि राइटर्स की शक्ल खराब है, राइटर्स बीजेपी से हैं या राइटर्स को रिसर्च करना नहीं आता। थैंक यू दीपक जी। ठीक है, वैसे हाशिमपुरा की किताब मैंने विभूति जी पढ़ी है, उसमें भी आपने चश्मा लगा के किताब लिखी है, लेकिन मैं दिल्ली दंगों पर आता हूं और बताता हूं कि दिल्ली दंगों की शुरुआत कहां से हुई थी। जब रतनलाल को शहीद किया गया, पिक्चर्स के साथ आइए प्लीज, पिक्चर्स के साथ आइए और मैं पढ़ के सुनाता हूं। यहां पर 20 से 30 हजार की मॉब यहां पे थी। 89 पेज द फिनाले रॉइट्स इन नॉर्थ दिल्ली, किताब को कोट कर रहा हूं मैं। 20 से 30 हजार की क्राउड थी और उसने एकाएक वायलेंस करना शुरू करा। डीसीपी अमित शर्मा और एसीपी अनुज कुमार उनको समझाने के लिए गए, उनके साथ कांस्टेबल रतनलाल थे। वीडियो फुटेज चलाइए, उस वक्त का वीडियो फुटेज है हमारे पास, वो चलाइए। उसके बाद क्या होता है, बुरखे से हथियार निकलते हैं, एक महिला अमित शर्मा को पुश करती है, उसके हेलमेट को तोड़ दिया जाता है। ये क्या चला रहे हैं आप? उसके हेलमेट को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद वो बुरी तरह से लूलुआन हो जाते हैं। पेज नंबर 90 पे लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 90 पे लिखा हुआ है ये। और उसके बाद रतनलाल को गोली लगती है, उनको शहीद कर दिया जाता है। ये दिल्ली दंगों की शुरुआत थी। प्रेम शुक्ला जी, सबको पता है ये फुटेज के बारे में, सबको पता है ये क्या है जी। लेकिन फिर भी ये किसको छुपा रहे हैं, किसको दबा रहे हैं जी। क्या शोएब जमाई नहीं जानते कि अमित शर्मा और रतनलाल की शहीदी के साथ ही वायलेंस की शुरुआत हुई थी? देखिए, रतनलाल की मॉब लिंचिंग होगी तो विभूति नारायण का चश्मा बदल जाएगा, उसको सजा मिलेगी। अंकित शर्मा की मॉब लिंचिंग होगी तो विभूति नारायण राय का जो चश्मा है वो एकदम से बंद हो जाएगा, उसमें दिखाई नहीं देगा। देखिए विवेक जी, कहिए कृपा करके बीच में ना बोले, ये अच्छा नहीं लगता है। कई बार कहने के बावजूद जो है ये बीच में बार बार टोका टाकी करते हैं, और ये का सुनियोजित कार्यक्रम है कि ताकि जो है कोई व्यक्ति अगर फ्लो का जो है टूट जाए। तो विवेक जी अगर मेरे बीच में गलती से भी बोले तो आप जब बोलना शुरू करेंगे तो मैं इतना बोलूंगा कि आपकी आवाज नहीं जाएगी। कृपा करके मेरे बीच में ना बोले। अच्छा ठीक है, आप बोल लेना, अभी तो बोलिए। दूसरी बात, चलिए मैं सुन रहा हूं। दूसरी बात, आप विभूति नारायण राय जी ने कहा कि हेड कांस्टेबल का भी रिसर्च नहीं है। साहब, रिसर्च तो हेड कांस्टेबल ही करने जाता है। बैठकर आईपीएस जो है ना, वो दफ्तर में सिर्फ उसके रिसर्च पर सिग्नेचर करता है। रिस्क लेने रतनलाल ही जाता है और अमित शर्मा के प्राणों की रक्षा के लिए रतनलाल ही बलिदान होता है। तो कृपा करके आप कांस्टेबलरी का अपमान ना करें, एक बात। दूसरी बात, अगर आप किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हालांकि यहाँ पर लेखिका अत्यंत एजुकेशनली क्वालिफाइड है, लेकिन आप जो है फिर तो कबीर को चूंकि वो जुलाहे थे तो उनको पढ़ेंगे ही नहीं। सूरदास क्योंकि निरक्षर थे, उनको मानेंगे ही नहीं आप। तो साहब कृपा करके जो है आप अपना चश्मा उतारिए, जो सत्य है सत्य को स्वीकारिए। दिल्ली के दंगे शाहीन बाग ने भड़काए, चांद बाग में शुरू हुए, ताहिर हुसैन ने किए, और उसकी प्रक्रिया में कुछ हुआ होगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। यहाँ पर निष्पक्षता से कार्रवाई की बात है, लेकिन जब निष्पक्षता की बात आएगी तो आप जानते हैं कि साम्यवादी को फिर बीच में आ गए, आप फिर बीच में आ गए, आप तो फिर बीच में आ गए आप। अरे नहीं, फिर क्या आ गया? आप बोलते चले जाओगे अंट पंट, कोई नहीं टोकेगा आपको। आप जज हैं, आपने कैसे निर्णय लिया कि भैया दंगा किसने करवाया? अंट पंट हम नहीं बोलते, आप जो है शंट जंट खंड और क्या अंट पंटी बोल रहे हो आप बताइए मुझे। दीपक जी, अरे सुनिए महाराज, दीपक जी, पूरी दिल्ली जानती है कि होम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट करते हैं दिल्ली। तो बहस का बहिष्कार करना प्रारंभ होगा यदि अगर यही हरकत रही दीपक जी। अरे शुक्ला जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए शुक्ला जी। दिल्ली पुलिस बायस रही है। मैं दीपक जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, दीपक जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। काला आपका बात का उत्तर दूंगा,
पहले मेरा बड़ी खुशी की बात है, पूरी मेरे होने प्रश्न का भी दीजिए। उत्तर दे आप बीच दीजिए। में क्यों टपक जाते हैं दिल्ली भाई? पुलिस बायस अरे है। भाई दीपक जी एंकरिंग कर रहे हैं ना, क्यों दूं मैं आपके प्रश्न का अरे भाई उत्तर? कोई नहीं टोक रहा। मैं जो है कोई खड़ा हो अच्छा, जाएगा अब चाव सुन चाव लीजिए। काव काव पहले करेगा। शांत हो जाइए। तो मैं उसका, अरे आप टोक रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, बात कहने के बाद अरे भाई, आपने शांत कहा हो कि मैं जाइए। नहीं टोकूंगा, फिर टोके। आप तो थूक कर चाटते हैं, ये थूक कर चाटिए मत जनाब। अरे हमने नहीं हम टोका। शांत ही जब हैं। आपने नहीं शांत आप होते, जब जजमेंट आपको देने लगे, कब मैंने शांत आपको कर दिया? तब टोका है। अगर हम लोकतांत्रिक नहीं होते, आप ऐसा नहीं है, जब आप जजमेंट देने लगे दंगों के बारे में। अच्छा, मेरे पास वो फुटेज आ गई है जब रतनलाल जी को शहीद किया गया। मैं चाहता हूँ प्रेम शुक्ला जी और शोएब जमाई को फ्रेम में दिखाया जाए और फुल फ्रेम इसको चलाई जाए, फुल फ्रेम चलाई जाए ये फुटेज जब रतनलाल को शहीद किया गया, डीसीपी को मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया। ये लोकतांत्रिक आंदोलन था। बाबा साहब की किताब को हाथ में लेकर बुरके के अंदर से हथियार निकाले गए, रॉड निकाले गए, पेट्रोल बम निकाले गए, डीसीपी के हेलमेट को तोड़ा गया, रतनलाल को गोली मारी गई। फुटेज चलाइए प्लीज, फुटेज चलाइए। शोएब जमाई दिख रही है, दिखने वाली है फुटेज अभी 1 सेकंड के अंदर। ये देखिए, ये भीड़ है। फुल फ्रेम दिखाइए और शोएब जमाई को दिखाइए प्लीज। इस पे तो कई बहस हम लोगों ने कर ली। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, यही लिखा है किताब के अंदर। ये देखिए पेज नंबर 89, 90, 91, 92। मैंने कहा बता रहा हूँ आपको कैसे मारा गया, ये कैसे उठा के लेके जाया जा रहा है। घायल साथियों को 3 जगह से घेर के मारा गया। ये तो सर्विस लेन में पुलिस की टीम छपी। बताइए, ये आपका प्रजातांत्रिक आंदोलन था। इस पर डिबेट होती रही और ये तो सबके ये सामने शाहीन बाग की दादियां थी, नानियां थी, जिन्होंने हिंसा करी। ये है कि आपका प्रजातांत्रिक आंदोलन था। जवाब दीजिए ना इसका। अनटोल्ड स्टोरी ये होता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, उसको सामने लेकर के मेरे भाई, इस और फुटेज का जवाब दे दीजिए। शाहीन बाग ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है, इस फुटेज का जवाब दे दीजिए। शोएब जमाई कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। आपको जो लिखना हो लिखिए, मैं आपकी किताब छपाऊंगा, लेकिन ये 1000 कॉपी खरीदूंगा भी। पर रतनलाल को क्यों शहीद किया गया, इन दादियों और नानियों ने घेर के उनको क्यों मारा, यही लिखा हुआ है अनटोल्ड स्टोरी में। जवाब दीजिए इसका। किताबों की लॉजिक पर बात कीजिए, लॉजिक पर बात कीजिए। किताब का नाम है अनटोल्ड स्टोरी और यही किताब कह रही है। अनटोल्ड स्टोरी उसको होता है जो आपने नहीं बताई होगी। अनटोल्ड स्टोरी उसको कहते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं बताई, लोगों को नहीं पता था, आप किताब के माध्यम से पता लगेगी। ये बात तो पहले से लोगों को पता है। जो शिव विहार की बात कर रहा हूँ और ये मस्जिद की बात कर रहा हूँ, वो अनटोल्ड स्टोरी है, वो लोगों को नहीं पता है। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं बताया। शहीद कर दिया। थैंक यू वेरी मच शोएब जमाई, आपने माना कि दादियों और नानियों ने बुरके से हथियार निकाल के शुरू से बता रहे थे, शहीद कर दिया। तस्वीरें दिख रही हैं, चलिए मान लिया आपने। ये तो कोर्ट स्थापित करेगा ना। नहीं, ये कोर्ट स्थापित करेगा। कोर्ट के फैसले के बगैर तो हम कुछ नहीं कह सकते ना कि कोर्ट इस पर जांच करके बताएगा। पकड़े गए हैं, क्या जवाब देंगे इसका? ये देखिए कैसे घेर के मारा जा रहा है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, मुझे अगर आप 1 मिनट का वक्त देंगे, मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अगर आप सम्मान करेंगे दीपक जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं सारी बातें कह देता हूं। 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि दिल्ली दंगों की शुरुआत, जहां तक मेरी रिसर्च है और हमने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट भी पढ़ी, उसमें यह बताया गया कि जब कपिल मिश्रा ने 23 तारीख को जो भाषण दिया है, वही रिपोर्ट ना जिसमें जाकिर नाइक को महान आदमी बता रहे थे और ये कहा जा रहा था कि गल्फ कंट्री भारतीय मुसलमानों को बचाने के लिए आए, उसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना आप। अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोट रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी में कम से कम एक मुस्लिम पैनलिस्ट को 1 मिनट तो देना चाहिए। हम जानते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ में हैं, हम तादाद कम है, लेकिन बोलना तो देना चाहिए ना। आने दीजिए, देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला मत घोटिए। मैं 3 पॉइंट अपनी बात रखूंगा, फिर आप मुझे मत मौका दीजिए। बोलिए सुनिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि कपिल मिश्रा ने जो बयान उस दिन दिया, जो वहाँ पे डीसीपी के सामने, सबके सामने जो वो बात कही, उसके 3 घंटे के अंदर ही चांद बाग में दंगे शुरू हो गए थे, जब चांद बाग की उस मस्जिद को जलाई गई थी जो सबसे वो बिल्कुल चौराहे पर थी। ये बात यहाँ से हमारी रिसर्च में भी और जो यहाँ से रिपोर्ट आई उसमें भी ये बात साबित हो गई। वो 23 तारीख के दिन थी। दूसरी बात यह है कि कपिल मिश्रा का आप महिमा मंडन करिए, सोनाली जी करें, कोई बात नहीं। आप तो हाफिज़ सईद को भी बुला लीजिए चीफ गेस्ट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात
देश को मालूम होना चाहिए कि कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे तो दिल्ली विधानसभा के अंदर उन्होंने मोदी जी के खिलाफ जितने अपशब्द कहे थे, जितना घटिया इल्ज़ाम लगाया था एक लड़की के स्नूपिंग चार्जेस का, उससे ज़्यादा घटिया इल्ज़ाम किसी ने मोदी जी के ऊपर आज तक नहीं लगाया। ये तो दुनिया जानती है। तीसरा पॉइंट बात करके ख़त्म करता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि आप कहते हैं कि हम देश के संविधान और कोर्ट को मानते हैं। देखिए, तबलीग जमात के बारे में मैं कह रहा था ना कि इसको स्केप गोट, बलि का बकरा बनाया गया, ये सारे छुपाने के लिए। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया, मेरे सामने बॉम्बे हाई कोर्ट की ये सारी रिपोर्ट है, ये जजमेंट है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है कि सरकार की नाकामियों को कोरोना काल में छुपाने के लिए मुसलमानों यानी तबलीग जमात को बलि का बकरा बनाया गया। अब इनको जो डैमेज होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? मीडिया पे उसने बहुत जबरदस्त टिप्पणी की और आप लोगों से कहा है कि आप लोगों ने जानबूझकर इनको टारगेट किया, प्रोपेगेंडा के तहत निशाना बनाया और झूठी खबरों के बुनियाद पर परेशान किया। अब मैं आपसे विनम्र गुजारिश करता हूं कि दीपक जी, कम से कम आज तो माफी मांग लीजिए तबलीग जमात से। आज तो कह दीजिए कि जी हाँ, हमसे गलती हो गई, हमने तबलीग जमात पर गलत रिपोर्टिंग की। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद कम से कम इन जजों का सम्मान कर लीजिएगा। शोएब जमाई गलत हो सकता है, मैं गंदा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये जो जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, इनका जरूर सम्मान कीजिएगा। और देश आपसे अपेक्षा करता है कि आप तबलीग जमात से माफी जरूर मांगेंगे। तालिबानी जमात थी जिसने पूरे देश के अंदर कोरोना भेज दिया, वो तबलीगी नहीं तालिबानी जमात थी। और शोएब जमाई, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये जो झूठी बातें बोलते हैं ना, 23 को मस्जिद जला दी गई, सब चीजें रिकॉर्ड पर है और सब चीजें टेलीविजन कैमरे के अंदर कैद है। निर्लजता में पीएचडी कर रखी है क्या आपने? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, निर्लजता में पीएचडी कर रखी है आपने या निर्लजता की पराकाष्ठा है? बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे आप? रिपोर्टिंग करने जाए मार के भगा दो, आपसे ही सीख के आए हो। निर्लजता में अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो बताइए। जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं आप लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं और ये सब कलंक। फिर बात करेंगे ब्रेक के बाद।